हरि ओम छात्राः। जैसे कि हमने पिछले भाग में हमारा ये एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम है अवयवाः। ये अवयवाः पाठ हमने पढ़ा था। हमारे शरीर के कितने कितने अंग होते हैं, इन सभी अंगों के बारे में हमने जानकारी ली थी। और नीचे ये पाठ भी हमने पढ़ा था। पाठ के हर एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया था। और जैसे कि मैंने पिछले भाग में बताया था, अब हम इस पाठ पर आधारित जो अभ्यास है इसको देखेंगे। पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है उनके उत्तर आज हम हल करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रथमाक्षरम अवलंब्य शरीरांगानां नामानि लिखत। अब पहले आप लोगों को समझना होगा इस प्रश्न का मतलब क्या है। देखिए, प्रथमाक्षरम अवलंब्य यानी पहले अक्षर को लेकर, शरीरांगानां नामानि लिखत यानी पहला अक्षर आप लोगों को किसी भी शरीर के अंग का दिया जाएगा और उसको लेकर पूरे हमारे शरीर का अंग का नाम लिखना है। यानी उसका इनिशियल दिया जाएगा और उसको देखकर हमें पूरा नाम लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक दिया है, एक वचन में क दिया है। तो क से कौन सा शरीर का अंग होता है? तो वो है कंठ। संस्कृत में कंठ यानी गला। तो ऐसा हमने करके दिया है। तो हमें यहाँ पर भी वैसा ही करना है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 8 कुल मिलाकर प्रश्न है। तो हम इन सभी के उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला दिया है शी। अब शी से कौन सा शरीर का अंग आप लोगों को याद आता है? याद कीजिए। तो शी से अंग होता है शिरहा। देखिए ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिरहा। तो यहाँ पर आएगा शिरहा। आप लोगों को शिरहा लिखना है। आगे है ची। ची से कौन सा बनता है? अब देखो, इस सवाल का पूरा उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को ये जो आकृति है इस आकृति का अभ्यास होना चाहिए। तो ची से बनता है, ये देखिए यहाँ पर चिबुकम। चिबुकम यानी ये हमारी हनुवटी, हनु। आगे है ल। ल से कौन सा शरीर का अंग बनता है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। ल से ललाटम। ललाट यानी हमारा ये कपाल, इसको अंग्रेजी में फोरहेड कहा जाता है। ठीक है। आगे और है मुंह। मुंह से मुखम, मुख। देखो ये यहाँ पर है मुखम, मुंह हमारा। आगे है ना। ना से नासिका। ऊ। अब ऊ से क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर हमें ऊ से 2 नाम दिखाई देते हैं आकृति में। एक है ऊरु और दूसरा है उदरम। अब इन दोनों में से सही कौन सा है? ध्यान से देखिए, ये ऊ सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें छोटा वाला ऊ दिखाया है, ह्रस्व वाला ऊ। हाँ, और ये ऊरु में जो है वो दीर्घ ऊ आता है, शिकुट वाला ऊ। ये इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमें ये वाला ऊ नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ऊरु नहीं आएगा, अभी तो यहाँ पर आएगा उदरम। ठीक है। आगे है व। अब व से कौन सा हमारा शरीर का अंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए इस आकृति को और मुझे बताएं। देखिए, व से आता है वक्षस्थलम। वक्षस्थलम यानी छाती। आगे है के। देखिए कैसे कौन सा अंग आता है? के से आता है केशाहा, हमारे बाल। देखिए ऊपर लिखा है, ये हमारे बाल है। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे प्रश्न के पास। अब दूसरे प्रश्न के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वाला। हाँ, अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसे शरीर के अंग है जो हमें जोड़ी में मिलते हैं, 2-2 होते हैं। ये द्विवचन वाले शरीर के अंग है, यानी ये हमारे शरीर में एक नहीं होता है, 2 होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है। तो सबसे पहले स्क। स्क से बनता है, मैं थोड़ा रंग बदलना चाह रहा हूँ अब यहाँ पर पेन का। हाँ, यह है स्क। स्क से कौन सा शरीर का अंग है? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्कंधः। स्कंधः यानी कंधा। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पर स्कंध एक है मनुष्य को? नहीं, हमारे मनुष्य को 2 स्कंध होते हैं, 2 कंधे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्कंधः नहीं लिखना है, बल्कि स्कंधौ ऐसा द्विवचन में लिखना है। कैसा लिखना है मैं आप लोगों को वर्डपैड पर दिखा रहा हूँ।
मैंने स्कंधौ यहाँ पर लिखा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, मैं इसका फॉन्ट की साइज़ बढ़ा रहा हूँ। ये देखो, आप लोगों को ऐसा लिखना है स्कंधौ, यानी 2 कंधे। आगे है भू। भू, भू से क्या बनता है? भू से भुज, यानी हमारा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो हाथ होता है इसको भुजा कहते हैं, और हाथ बस ये यहाँ से ये। तो भुज, देखो मनुष्य को भुज एक होती है क्या? नहीं, मनुष्य को 2 भुजाएं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम भुज नहीं लिखेंगे बल्कि भुजौ लिखेंगे। भुजौ यानी 2 हाथ। आगे है पा। पा से क्या बनता है? पा से बनता है पादहा, लेकिन मनुष्य का जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 2 पैर होते हैं, तो इसलिए पाद ये शब्द भी द्विवचन में चला जाएगा। पाद का मतलब होता है बस एक पाद। मैं इससे पहले सभी को हटाना चाहता हूँ। और अगर हमें लिखना है 2 पैर 2 पाद, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो पादौ। समझ गया? पादौ यानी 2 पैर। आगे है म। म से कौन सा शरीर का अंग हो सकता है? देखिए जरा, ये है हमारी आकृति, और आकृति में म, सिर्फ म, मुंह नहीं। यहाँ पर मुखम में मुंह ऊ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ म से देखिए क्या मिलता है। कुछ दिखाई दिया? ढूंढिए। देखिए यहाँ पर है मणिबंधः। मणिबंधः यानी ये हिस्सा शरीर का, मराठी में इसको मनगढ़ बोलते हैं, अंग्रेजी में वृष्ट बोलते हैं। तो ये भी मनुष्य को 2 होते हैं, एक दाहिने हाथ के, एक बाएं हाथ के। तो ऐसे शरीर को 2 मणिबंध होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो यहाँ पर हम केवल मणिबंधः नहीं बोलेंगे। अगर हाँ हमें सिर्फ एक ही मणिबंध दिखाना है तो हम बोलेंगे मणिबंधः, लेकिन हमारे पास 2 होते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे मणिबंधौ। आप लोगों को ऐसा लिखना है, समझ गया? आगे है क। क से कौन सा शरीर का अंग बनता है? जरा याद कीजिए। देखिए यहाँ पर आकृति में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आसान चीज है, कान, जिसको अंग्रेजी में कर्ण अंग्रेजी नहीं, संस्कृत में कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी कान, लेकिन मनुष्य को 2 कान होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्णौ। ठीक है, ये हुआ कर्णौ। आगे है ह। ह से हस्त बनता है मनुष्य को, हाथ भी तो होते हैं ये वाले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हस्तौ। समझ गया? बिल्कुल आसान सी चीज है। आगे है ज। ज से क्या बनता है? ज से मानवीय शरीर में अंग बनता है जंघा, ये यहाँ पर। और जंघा का मतलब होता है घुटने से नीचे वाला जो पैर का हिस्सा है उसको जंघा कहते हैं। तो मनुष्य को कितनी जंघाएं होती हैं? मनुष्य को 2 जंघाएं होती है। हाँ, जंघा शब्द का मतलब ध्यान से देखिए, इसका दूसरा कोई भी और मतलब संस्कृत भाषा में नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जंघा। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब तक हमने जितने भी नाम लिखे थे जैसे स्कंधौ, हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था? कर्णौ, उसके बाद पादौ, ये देखा था। इन सभी के द्विवचन में औ आया था, आप लोगों को अंत में औ सुनाई दिया था, पादौ जंघौ। औ आया था, लेकिन अब यहाँ पर जंघा ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है, और स्त्रीलिंग का द्विवचन ऐसे बनता है ए लगाकर, जैसे कि बालिका यानी एक बालिका, लेकिन 2 बालिकाएं, ऐसा अगर हमें कहना है तो हम कहते हैं बालिके। उसी प्रकार जंघा यानी एक जंघा, लेकिन हमें कहना है 2 जंघाएं, तो हम संस्कृत में कहेंगे जंघे। जंघे यानी 2 जंघाएं। तो आप लोगों को ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक परेशानी होगी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये अलग तरीके से लिखा है और आप लोगों के पुस्तक में अलग लिखा है। जो जंघा शब्द जो है पुस्तक में कुछ अलग लिखा है, तो और मैंने यहाँ पर वर्डपैड में ऐसा लिख कर दिया है। दोनों में से सही क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि दोनों के दोनों भी सही है, किसी भी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से जंघा मैंने यहाँ पर ऐसा हुआ, और आप लोगों के पुस्तक में जंघा ऐसा लिखा है। देखिए दोनों जगह पर क्या है। अब द्विवचन करने के लिए हमें क्या करना है? बस इसको आ की जगह ए बना देना है। अब आखिरी में अंत में है कु। कु से क्या बनता है? चित्र में देखिए, ये है कूर्परः, यानी
ये वाली कोहनी, ये वाली को मराठी में हम कुंभा कहते हैं। तो कु से कूर्परहा, और ये देखो ये कूर्परहा पुल्लिंग शब्द है, तो इसका द्विवचन कूर्परऊ ऐसा ही होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रश्न भी हल कर लिया है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बात है कि ये है हमारा पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न के 2 उप प्रश्न थे, यानी प्रश्न एक ही, एक प्रश्न ये है उप प्रश्न और ये है इसका दूसरा उप प्रश्न। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा हमारा प्रश्न है ये यहाँ पर। देखिए ये वाला जो प्रश्न था ये इसी का एक हिस्सा था। अब असली दूसरा प्रश्न ये शुरू होता है यहाँ पर, डबल आई जो बड़े कैपिटल में दिया है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि चित्रम च रेखया संयोजयत, संयोजयत, यानी हमें यहाँ पर मिलान करना है, मैच द पेयर्स इस किस्म का ये सवाल है। अब मैच द पेयर्स करने तो है, लेकिन कैसे करने हैं? ये वाला जो स्तंभ है, इस स्तंभ में हमें शरीर के अंग बताए गए हैं, और उसके बाद उसी के बगल में जो दूसरा स्तंभ है, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला, यहाँ पर कुछ साधन दिए गए हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम किस शरीर के अंग पर लगाते हैं, उनके साथ हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका भी मिलान कर लेते हैं। पहला है हस्तहा, हस्त। अब यहाँ पर इनमें से हाथ पर क्या चढ़ाया जाता है ज़रा देखिए। तो यहाँ पर देखिए चूड़ियाँ दिखाई गई है, कंकणम, तो इनको हम हाथ पर लगाते हैं। तो हमने इसको मिला दिया, रेखा से मैच कर दिया। आगे है नासिका। नासिका का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी को पता है, नासिका का मतलब होता है नाक। ठीक है, नाक। और नाक पर हम क्या लगाते हैं? इनमें से देखिए, नाक पर क्या लगाते हैं? मुझे ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, हम दूसरे शब्द की तरफ जा रहे हैं। कर्णहा, कर्ण यानी कान होता है, और कान में हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कान पर लगने वाला जो चीज़ है वो है ये कर्णाभूषण जो है, कान में जो हम लगाते हैं ये वाले, इसको ही हम कान को लगाते हैं। तो या इसको हम कान से मिला देते हैं। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, और वो है पादहा, पैर। अब पैर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे नीचे देखिए चप्पल दिखी, आप लोग देख पा रहे हो, तो पैर हम चप्पल से मिला देते हैं। ये इसे हमने मिला दिया है। अब आगे अगला जो शब्द है वो है कटिही। कटी का मतलब क्या होता है? कमर। अब कमर पर हम क्या लगाते हैं? बेल्ट लगाते हैं। लेकिन ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि मैं इस रेखा से मिला रहा हूँ, ये कमरबंद है। पुराने भारतीय सभ्यता में कमर पर कमरबंद लगाया जाता था। आप लोगों ने पौराणिक सीरियल्स में देखा होगा, जो युवतियाँ होती हैं वो ऐसे कमरबंद लगाती है, तो ये कमर पर लगता है। आगे है कंठहा। कंठ, इसका मतलब आप सभी को पता है, कंठ यानी गला होता है, जो हमारा गला है उसको कंठ कहते हैं। और ये रहा कंठ। अब कंठ में इनमें से हम क्या लगाते हैं? कंठ में ये देखो, ये गहना जो आप लोग देख रहे हैं ना, हार, ये गले का हार है, तो इसको हम गले से जोड़ देते हैं। आखिरी क्या बचा आता है? तो आखिरी हमारे पास बचा हुआ है नेत्रम। नेत्र यानी आँख, और आँखों पर हम क्या लगाते हैं? आँखों पर हम लगाते हैं ये देखो, ये चश्मा। तो ये चश्मा आँखों से लग गया। दरअसल मेरी आँखों को तो अब तक चश्मा नहीं है, लेकिन आँख पर हम चश्मा लगाते हैं, उपनेत्रम, तो इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब बाकी जो हमारा बचा हुआ था एक शब्द, जो कि है नासिका। अब नासिका के लिए ये देखो, ये एक चित्र बचा हुआ है, तो ये नासिका के साथ लग जाएगा। लेकिन ये क्या है? वो नाक में जो ऐसे पहनती है, ऐसे गोल गोल ऐसा कुछ छोटा सा, वो है वो शायद, तो वही हम उसको नाक को लगा देंगे। अब हम तीसरे चित्र पर आ रहे हैं। माफ कीजिए, चित्र नहीं, तीसरा प्रश्न वो है चित्रम दृष्ट्वा अंग नाम लिखत। यानी आप लोगों को चित्र देखना है, और ये चित्र किससे संबंधित है, उस अंग का हमें नाम लिखना है। तो हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग 6 चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं,
और इन 6 चित्रों से संबंधित नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक फूल। अब फूल का संबंध हमारे किस शरीर के अंग से होता है? तो फूल का संबंध होता है हमारे नाक से। क्यों? क्योंकि नाक से हम फूल की सुगंध को सूंघते हैं। हाँ, वैसे तो हम उसको देखते भी है, दिखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन मुख्यतः फूल का संबंध हमारी नाक से होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नासिका। अब नासिका कैसे लिखते हैं मैं आप लोगों को वर्डपैड पर दिखाऊंगा। वर्डपैड में इसको ये यहाँ किया, यहाँ पर हम नासिका लिखेंगे ऐसे, नासिका। ठीक है। अगला शब्द आप लोग देख पा रहे हो, एक टोपी है यहाँ पर, और टोपी का संबंध सिर से होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिरहा। आगे है एक रेडियो है। अब ये रेडियो क्या करता है? रेडियो हमें गाने सुनाता है, कहानियाँ सुनाता है, उसके साथ साथ खबरें सुनाता है। तो इसका संबंध सुनने से यानी कान से है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कर्णः, या फिर कर्णौ भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि हमें 2 कान होते हैं। तो कर्णौ लिखा तो भी चलेगा, कर्णः लिखा तो भी चलेगा। अगला चित्र आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक कोई गा रहा है, लेकिन मुख्य चित्र है माइक का। अब गा किससे रहा है? मुंह से गा रहा है। ठीक है। अगर मुंह से गा रहा है तो इसका संबंध है मुख से है। तो यहाँ पर हमें लिखना है मुखम। देखो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, मुखम। तो इस तरह से मुखम हो गया। आगे आप लोगों को एक टीवी दिखाई दे रही है, टीवी। अब टीवी का संबंध किससे होता है? हमारी आंखों से, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, देखने का विषय है। तो यहाँ पर हम आँख लिखेंगे, नेत्रम। आंखों से हम टीवी को देखते हैं। और सबसे अंत में आप लोगों को एक थाली दिखाई दे रही है, और इसमें खाने की कुछ चीज़ें हैं। अब जहाँ तक खाने की चीज़ें आती है, तो वहाँ पर हमें दांत और जीभ, इन दोनों का काम पड़ता है। तो उन दोनों में से कुछ भी लिखा तो चलेगा। या तो आप लोग यहाँ पर ऐसे दंताह, माफ कीजिए, दंताह यानी दांत लिखिए, अथवा यहाँ पर जीभ भी लिखा तो चलेगा। जीभ को जिह्वा कहते हैं संस्कृत में, और ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जब हाँ, ये अब ये हो गया जिह्वा। तो दोनों में से कुछ भी चलेगा, दंताह भी चलेगा और जिह्वा ये भी चलेगा। तो अब हम आगे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। और हमारे पास कुछ प्रश्न बाकी है यहाँ पर। अब शब्दान, ये वाला जो 4थे नंबर का श्लोक शब्द प्रश्न है, इसको समझिए। शब्दान यथा योग्यम गणेशु लिखत। अब देखिए गण ये शब्द है यहाँ पर। गण का मतलब होता है ग्रुप। अब आप लोगों को सही ग्रुप के अनुसार इनको लिखना है। अब ग्रुप कैसे? अगर आप लोगों ने देखा हमारे शरीर की इस आकृति को, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को आप लोग ध्यान से देख सकते हो, वो ये है कि हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग होते हैं और उनके कुछ कुछ उप अंग होते हैं, यानी मुख्य अंग एक और उसके अलग अलग छोटे छोटे हिस्से। जैसे कि ये है हमारा पूरा मस्तिष्क। अब इस मस्तिष्क में हमारे सिर में छोटे छोटे अलग अलग अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, मुंह, कान, हनु, ललाट। उसके बाद ये है हमारा भुजा यानी हाथ। इसके अंदर में कंधा होता है, कर्पूर होता है, मणिबंध होता है, उंगलियां होती है। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, उनके छोटे छोटे हिस्सों को हमें बांटना है इस प्रश्न में। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप लोगों को हमारा एक मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, यानी हमारा सिर दिखाई दे रहा है। तो सिर के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, उनको हमें छांटना है इस बॉक्स से। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब मैं जिसके नीचे वैसे अंडरलाइन करूँगा, उसको आप लोगों को यहाँ लिखना है। ये जो आप लोग जगह दिख रहे हैं यहाँ इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जंघा मुख के अंदर आती है क्या? नहीं। नेत्रम आता है क्या? तो हाँ, तो नेत्रम ये हमारे सिर के अंदर आता है, मुख के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेत्रम। भुज, हाँ अगला शब्द देखिए, भुज। भुज है क्या बच्चों? नहीं, भुज नहीं है। लेकिन आगे कपोल। कपोल का मतलब क्या होता है? ये हमारा कपाल, नहीं कपाल नहीं, ललाट। ललाट बोलते हैं इसको। कपोल का मतलब होता है गाल। तो ये गाल भी यहाँ पर आते हैं। तो
ये भी यहाँ का हिस्सा है। नासिका भी है, नासिका यानी नाक। स्कंध नहीं, जानु, जानु भी नहीं, मनुबंध वो भी नहीं। चिबुकम, हाँ चिबुकम यानी ये हमारी हनु, तो ये भी यहाँ पर है, तो इस लिस्ट में ये आ सकती है। कूर्परह नहीं, ऊरुह नहीं। ललाटम, हाँ ललाट, ये देखिए यहाँ पर होता है हमारा ललाट, तो ये भी इसके अंदर आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ललाटः। आगे चलते हैं हम। हमारा शरीर का दूसरा हिस्सा जो है वो है हमारी भुजा, हाथ। तो ये हमारा पूरा हाथ, भुजा, ये इसको भुजा कहते हैं, हाथ कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? जंघ आती है क्या? नहीं आती है। भुजा, हाँ भुजा आती है, ये जो यहाँ से आता कर हाथ है उसको भुजा कहते हैं, तो ये भी है। स्कंध है क्या? हाँ स्कंध है, क्योंकि स्कंध यहाँ पर ये स्कंध होता है, ये होती है भुजा, तो दोनों भी हमने ले लिए हैं। जानु नहीं। मणिबंध, हाँ मणिबंध आता है, ये वाला मणिबंध होता है, तो आप लोग उसको भी इस लिस्ट में लिख सकते हैं। कूर्परः, हाँ ये यहाँ पर कूर्पर होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं। ऊरु नहीं होता है। अब हमारे पास आखिरी यूनिट बचा हुआ है और वो है हमारा पैर। अब इस पैर के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे हिस्से हैं? देखिए जंघा होती है, जंघा का मतलब घुटने से नीचे वाला पैर। उसके बाद जानु, जानु यानी घुटना, ये भी आएगा, तो ये भी इस लिस्ट में आप लोग लिख सकते हो, इसमें से कहीं पर भी। और होता है ऊरु, ऊरु भी आती है, ये यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको ऊरु कहते हैं, तो ये भी आ गया। तो बस इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये पूरा हो गया है, आप लोग इसको भी सही तरीके से लिख सकते हैं। आगे है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में क्या है? क्रियापदानि पठत शरीरांगम लिखत, यानी यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हैं, कुछ क्रियाएं दी हैं, उन क्रियाओं को देखकर हमें शरीर के अंग लिखने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला है श्रुणोति, श्रुणोति यानी सुनता है, तो इससे संबंधित अंग कौन सा है? कर्ण, तो आप लोग आगे कर्ण लिख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर वदति, वदति यानी बोलता है, अब बोलने के लिए मुख का प्रयोग किया जाता है, तो हम वहाँ पर आगे लिखेंगे मुखम, अब आप लोग लिख लेना। आगे है पश्यति, पश्यति का मतलब क्या है? देखता है, तो देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आंखों का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे के बाद यहाँ नेत्रम आएगा। आगे है गायति, गाता है, तो गाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारे गले का, वाह कितना अच्छा गला है उसका, अगर कोई हम बताएंगे गाता है तो यहाँ पर हम कंठः लिखेंगे, कंठः। अब कैसा लिखना है? तो उसके लिए आप लोग इस वाले आकृति को देख सकते हैं, इस आकृति में सभी के नाम दिए गए हैं। आगे है जिघ्रति, जिघ्रति का मतलब होता है सूंघता है, और सूंघने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? नाक का, तो वहाँ पर हम नासिका लिखेंगे। आगे छठवां प्रश्न है खादति, खादति यानी खाता है, अब खाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मुख का तो होता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण खाने में हिस्सा होता है वो होता है मुख का ही होता है, दांतों का होता है और जीभ का होता है, ये तीनों मिलाकर खाने का काम करते हैं। आगे है आस्वादयति, आस्वादयति आस्वाद लेता है, अब आस्वाद किससे लेते हैं हम? जीभ से, जीभ से, उसको जिह्वा कहते हैं। और जिह्वा कैसे लिखते हैं संस्कृत में? ये देखो मैंने पहले लिखकर दिखाया है, तो ये है हमारी जिह्वा, ठीक है। तो आगे है चर्वंती, चर्वंती का मतलब है चबाते हैं, और चबाने वाले कौन होते हैं? दांत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दंताहा, जो चर्वंती। अब हम हमारे आखिरी प्रश्न पर जा रहे हैं। अब ये देखिए, इस आखिरी प्रश्न में एक आप लोगों को बालक का चित्र दिखाई दे रहा है, और इस बालक को किसी ने बांध लिया है इस वाले खंबे से, ठीक है। तो बालक खंबे से बंधा हुआ है। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा रहा हूँ। प्रश्न है बालः किम करोति किम न करोति इति लिखत, यानी ये बालक क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, ये हमें लिखना है। तो देखो बालक को बांधा हुआ है और बालक का मुंह भी बंद है, तो इस स्थिति में बालक क्या कर सकेगा और क्या नहीं कर सकता है, ये हमें लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, मैं आप लोगों को वर्डपैड पर लिख कर दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ पर लाइनें दिखाई दी है यहाँ ये वाली, तो इसमें आप लोगों को एक एक करके लिखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ वाक्य लिख कर दे रहा हूँ, बाकी सारे वाक्य आप स्वयं भी अपने मन से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मदद के लिए
ये क्रियापद दिखाई दिए हैं और इन्हीं को हम लेंगे। तो सबसे पहला है पश्य। ये पश्य, पश्य का मतलब होता है देखना। अब मुझे बताओ, इस स्थिति में जहाँ पर बालक को बांधा गया है, क्या बालक देख सकता है? बोलो, बालक देख सकता है? हाँ, देख रहा है, क्योंकि वो देखो बालक हमें तो देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें खुद को देख रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बालकः पश्यति, यानी बालक देखता है। मैं इसको ज़रा छोटा करूँगा। हाँ, बालकः पश्यति। आगे है शृण्, दूसरा क्रियापद, वहाँ पर आप लोग बॉक्स में देख सकते हैं, जो कि है शृण्। शृण् का मतलब होता है शृणोति, यानी सुनता है। तो बालक सुन रहा है क्या? हाँ, बालक सुन सकता है, भले ही वो बंधा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः शृणोति। ठीक है। तीसरा है कार्यम कुर, नहीं वद है, वद। तो वद से वदति बनता है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, बालक के मुख पर बांधा हुआ है एक कपड़ा, क्या बालक बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि मुंह बंधा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः न वदति, यानी बालक नहीं बोलता है। आगे है खाद, खाद से बनता है खादति। अब मुंह बंधा हुआ है तो बालक नहीं खा सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः न खादति, ये हमारा उत्तर है। आगे है कार्यम कुर। कार्यम कुर का जो है यहाँ पर पहले से करके दिया गया है, तो हम इसको नहीं लेंगे। देखिए, कार्यम कुर है पहले से है। अब श्वासोच्छ्वासम कुर, इसका क्या होगा? तो देखिए, बालकः कर्तुम शक्नोति वा, तो यहाँ पर है करोति। देखिए, भले ही कपड़े से मुंह बांधा हुआ है, लेकिन उस कपड़े में ऐसे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि हम सांस अंदर ले सकते हैं। भले ही नाक बंधा हुआ है, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही किसी ने बांध लिया तो नहीं सांस ले पाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक कपड़ा है, तो इससे मेरे ख्याल से बालक सांस ले पा रहा होगा, नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रहता, उसको हमें देख ही नहीं पाता। आगे है चल। देखिए, चल लिखा हुआ है, क्या बालक चल सकता है? बंधा हुआ है तो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः न चलति। समझ गया? आगे लिखा हुआ है धाव। क्या बालक दौड़ सकता है? अब चल ही नहीं सकता तो दौड़ेगा कैसे? धाव से धावती तो बनता है, लेकिन बालकः न धावति, यानी बालक नहीं दौड़ सकता है। आगे है पठ। पठ से बनता है पठति। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या बालक पढ़ सकता है यहाँ पर? हाँ, पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी आंखें खुली है। अगर उसकी आंखों के सामने कुछ रख दिया तो बालक जरूर पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः पठति, यानी बालक पढ़ता है। अब जिघ्र। जिघ्र का मतलब होता है जिघ्रति, यानी सूंघना। देखो, बालक का मुंह बंधा हुआ है तो बालक सूंघ नहीं सकता। हाँ, सांस लो तो लेगा, क्योंकि सांस ऑक्सीजन छोटी सी होती है, जा जाएंगी। लेकिन कुछ कुछ गंदगी जो है वो नाक पर रुमाल बांधने की वजह से उसको नहीं आएंगी। तो बालकः न जिघ्रति, ये हमारा उत्तर बन गया है। आगे है पिब। पिब से बनता है पिबती। पिबती यानी पीता है। अब मुझे बोलो, बालक का मुंह बंधा हुआ है तो क्या बालक पी सकेगा? नहीं। तो बालकः न पिबती, ये हमारा उत्तर बन गया। आगे है ताड़य। तो कहाँ गया? ताड़ से ताड़य से ताड़यति। क्या ताड़यति का मतलब होता है मारता है। अब बालक के तो हाथ भी बंधे हुए हैं, तो क्या बालक मार सकेगा? नहीं मार सकेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बालकः न ताड़यति। आगे है गाय। गाय से गायति बनता है। अब बालक का मुंह बंधा हुआ है तो बोल नहीं सकता, तो बोल ही नहीं सकता, तो गाएगा कैसे? तो बालकः न गायति, बालक नहीं गाता है। आगे है स्पृश। स्पृश से मतलब होता है स्पर्श करना, टच। स्पृशति। स्पृशति यानी स्पर्श करता है, टच करता है। अब बालक के हाथ बंधे हुए हैं तो टच कैसे करेगा? हाँ, पैरों से कर सकता है, लेकिन पैर ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो इसलिए बालकः न स्पृशति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे जो क्रियापद है इनसे वाक्य बना लिए हैं। और मुझे इस तरह से हमने ये पूरा पाठ भी पूरा किया है, जिसका नाम है अवयवाः। पाठ भी हमने सीखा था पिछले भाग में, और इस भाग में हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी
पढ़ लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पाठ आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई परेशानी है, शंका है, समस्या है तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बहुत अभ्यास कीजिए और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाएंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। हरि ओम।